स्टेप फादर एक फ्रेंच ड्रामा है। ये एक टीनेजर और उसके स्टेप फादर के बीच पैदा होती चाहत की कहानी है, जिसे चाहकर भी बचना मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। रेमी बैचलियर एक स्ट्रगलिंग पियानो प्लेयर है। फ्रांस के अलग अलग क्लब्स और बार में पियानिस्ट का काम करता है। कभी एक क्लब छोड़ता है तो दूसरा ज्वाइन करता है। उसके काम का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए उसके पास पैसों की तंगी रहती है। कुछ समय पहले उसे शादीशुदा मॉडल मार्टिन से प्यार हो गया था और बाद में उसने उससे शादी कर ली। मार्टिन एक अमीर आदमी चार्ली की पत्नी थी। चार्ली के कई बार और क्लब्स हैं, लेकिन चार्ली काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अपनी पत्नी और बेटी तक के लिए समय नहीं था। ऐसे में उनकी जिंदगी में रेमी की एंट्री होती है और वह चार्ली की पत्नी मार्टिन का दिल चुरा लेती है। मार्टिन से शादी के बाद मार्टिन और चार्ली की बेटी मेरियन भी रेमी के साथ ही रहने लगी। उन्होंने शहर के पॉश इलाके में एक किराए का घर भी लिया। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मार्टिन और रेमी के बीच प्यार में उतार आने लगा। मार्टिन ने चार्ली के साथ रहते हुए पैसों की तंगी कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन अब उसे इसकी आदत डालनी पड़ी। रेमी हर दिन काम बदलता रहता है, कभी कभी तो उसकी जेब में एक फुटी कौड़ी तक नहीं रहती। ऐसे में मार्टिन को फिर से मॉडलिंग का काम शुरू करना पड़ा, लेकिन अब उसे पहले की तरह काम नहीं मिलता। उसकी उम्र ढल रही थी। केवल बिकनी और अंडरगारमेंट्स के शूट्स मिलते, जिसमें मॉडल के फेस की जरूरत नहीं होती। पैसे भी कम मिलते हैं। मार्टिन के लिए रेमी से प्यार करना जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उनके बीच अब हमेशा तनाव रहता है। प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची। हर रोज मार्टिन किसी न किसी फोटोग्राफर से मिलती है या काम की तलाश में रहती है, जबकि रात में रेमी किसी क्लब या बार में पियानो बजाने का काम करता है। उन्हें एक दूसरे के साथ सोने तक की फुर्सत नहीं। जब रेमी पियानो बजाया करता है, वो अक्सर सोचता है कि क्या उसकी जिंदगी सही रास्ते में जा रही है। वो खुद उदास रहता है, लेकिन लोगों के लिए प्यार भरे गाने बजाता है। ऐसे में वो कितना ही अच्छा बजा लेगा, एक पियानो आर्टिस्ट के तौर पर उसका करियर भी डाउनफॉल में है। रेमी चाहता है कि वो फिर से मार्टिन और अपने बीच प्यार को रिमाइंड करे। अब वो मार्टिन के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता है। एक दिन मार्टिन किसी फोटोग्राफर से मिलने जा रही है। उस दिन न जाने क्यों रेमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। लगता है कि वो फोटोग्राफर से जलता है। ऊपर से कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मार्टिन को रुक जाना चाहिए था, पर एक तो वो रेमी के इस तरह के हाल देखते हुए नाराज थी। ऊपर से वो इस बात पर भी उस पर नाराज थी कि रेमी उस पर शक करता है। किसी तरह कार स्टार्ट करने के बाद मार्टिन घर से निकल तो जाती है, पर दूर जाने के बाद ढलान पर कार से उसका नियंत्रण खो जाता है और वो एक हैवी ट्रक से जा टकराती है। एक्सीडेंट इतना भयानक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटना में बेचारे मार्टिन की मौत हो जाती है। रेमी के लिए भी ये बात बड़ी शॉकिंग होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मार्टिन सड़क दुर्घटना में मारी गई। मार्टिन की मौत के लिए रेमी खुद को जिम्मेदार समझता है, क्योंकि वो उससे अच्छी जिंदगी नहीं दे सका। मरने से पहले भी वो उससे खुश नहीं थी। शाम को जब मार्टिन की बेटी मेरियन स्कूल से घर वापस आती है, तब रेमी को समझ में नहीं आता कि वो उसकी माँ की मौत के बारे में उसे कैसे बताए। क्या वो सीधे सीधे कह दे कि उसकी माँ की मौत हो गई है, जिसने सुबह ही उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए सारी बात चिट्ठी में लिखकर टेबल पर रख देता है। फिर सामान खरीदने के बहाने घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद देर रात तक मार्टिन के पहले पति चार्ली के पास भी जाता है। चार्ली अभी अपने क्लब में था और नशे में था। रेमी चार्ली को बताता है कि मार्टिन की मौत हो गई है। रेमी देख सकता है कि चार्ली के चेहरे पर कोई दुख नहीं, पर वो रेमी से कहता है कि अगर वो मार्टिन का ख्याल नहीं रख सकता था तो उसने उससे छीना क्यों। चार्ली नशे में है और उसे ये तक याद नहीं है कि उसकी एक बेटी भी है। जब रेमी पूछता है कि वो मेरियन को लेने कब आएगा, वो हैरान होकर उसे देखता है कि जैसे वो किसी अजनबी की बात कर रहा हो। शायद ये शराब का असर है। रेमी कहता है कि मेरियन किसके साथ रहेंगी। अगर वो चाहे तो वो उसे अपने साथ रख सकता है, लेकिन उसका पिता वो है, इसलिए उसकी देखभाल उसे करनी चाहिए। तब चार्ली कहता है कि उन्हें इस बारे में मेरियन से राय लेनी चाहिए। आखिर वो किसके साथ रहना चाहती है। साफ है कि चार्ली उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ चाह कर भी रेमी मेरियन को अपने पास नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो सोसाइटी इस बारे में बातें करेंगी, क्योंकि मेरियन अब एक बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो चुकी है। उस रात जब रेमी अपने घर वापस जाता है तो मेरियन फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे भी अपनी माँ की आकस्मिक मौत की खबर हो चुकी। शुरू में तो उसे रेमी की चिट्ठी पर भी यकीन नहीं हुआ था, पर यही सच है।
उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए एक और बुरी खबर यह है कि अब उसे अपने असली पिता के साथ रहना होगा। हालांकि वो चार्ली के पास से नहीं जाना चाहती, लेकिन रेमी के मनाने पर उसे उसके पास जाना पड़ता है। अगले दिन चार्ली अपनी बेटी को लेने रेमी के घर पहुंचता है, पर ये एक फॉर्मेलिटी से मालूम पड़ता है। चार्ली को थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि उसकी बेटी की क्या क्या ज़रूरतें हैं। जब मार्टिन जिंदा थी वही उसका ख्याल रखा करती थी, और जब मार्टिन ने रेमी से शादी कर ली तब उसी के साथ यहाँ रहने लगी। इसलिए जाने से पहले रेमी चार्ली को मेरियन की सारी ज़रूरी चीज़ों का शॉर्ट नोटिस करा देता है। रेमी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपनी पत्नी मार्टिन के बेरियल का खर्च भी उठा सके, इसीलिए इसका पूरा बंदोबस्त चार्ली करता है और रेमी इसमें किसी गेस्ट की तरह शामिल होता है। रेमी हमेशा से अकेला ही रहता है, लेकिन अब जब मार्टिन की मौत हो गई है और मेरियन घर में नहीं है, वो बड़ा ही अकेला फील करने लगा है। वो अपने दोस्त के रिकॉर्ड शॉप में पड़ा रहता है, खाने पीने में भी उसका मन नहीं लगता। वो इतना उदास है कि उस रेस्टोरेंट में जहाँ वो पियानो बजाने का काम करता है वहाँ भी उसने काम छोड़ दिया, क्योंकि उससे अब रोमांटिक ट्यून्स बजाए नहीं जा रही थी। उसके गाने में केवल उदासी भरी है। एक दिन जब वो मेरियन का हाल जानने के लिए उसे उसके पिता के घर फ़ोन करता है, मेरियन तो फ़ोन उठाती है पर दूसरी तरफ से कुछ नहीं कहती। मेरियन उससे बड़ी ही नाराज़ होती है, क्योंकि उसने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे उसके पिता के घर भेज दिया था, जैसे वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रेमी के मन में गम हल्का होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वो उदास होता जा रहा है। एक शाम उसके घर की डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खुलने पर सामने मेरियन है। वो अपने पिता के घर से सारा सामान पैक कर वापस रेमी के पास चली आई। वो कहती है कि उसने अपने घर में पिता के लिए नोट छोड़ दिया है। अगर रेमी नहीं चाहता है कि वो यहाँ रहे तो वो अपने पिता के घर वापस लौट जाएगी। उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेमी उसे अपने पास रुकने देता है। थोड़ी देर में मेरियन को ढूंढते हुए चार्ली उसके घर पहुँचता है। वो बड़े गुस्से में होता है, क्योंकि मार्टिन के मरने के बाद रेमी मेरियन के लिए केवल एक अजनबी है, वो उसका असली पिता नहीं। जब रेमी कहता है कि उसे मेरियन के राय की कदर करनी चाहिए कि वो किसके पास रहना चाहती है, वो अब बच्ची नहीं रही। चार्ली उस पर गुस्से में टूट पड़ता है, जैसे उसे अभी मार डालेगा। उसे पीटता भी है, लेकिन थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है। जब चार्ली घर से जा रहा था, रेमी उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो मेरियन को उसके पास वापस भेजने की कोशिश करेगा। उसे अपनी माँ की यादों से उभरने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अगर मेरियन को रेमी के पास रहना है तो उसे अपना खर्च खुद निकालना होगा। आजकल मेरियन बच्चों की बेबी सिटिंग करती है। रेमी ने रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी थी, इसलिए अब बच्चों को पियानो सिखाने का काम करता है। मेरियन हमेशा रेमी के नज़दीक रहना चाहती है। उसके बर्ताव से ये साफ झलकता भी है कि एक दिन मेरियन कहती भी है कि जब भी वो उसके नज़दीक रहती है उसे अजीब सी फीलिंग होती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो स्कूल में भी केवल उसी के बारे में सोचती है। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा था, पर रेमी उसकी हर बातों को इग्नोर करता है। वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो एक बच्ची हो। रेमी के हिसाब से ये उसकी उम्र का दोष है। वो जो फील करती है कि वो उसके शरीर में हो रहे बदलाव का परिणाम है। तब मेरियन यही जानना चाहती है कि क्या वो उसे आकर्षक लगती है या नहीं, क्या उसकी फिजिक में कोई कमी है। रेमी के लिए बातें ऑकवर्ड और डिस्गस्टिंग है, इसलिए वो उसे वहाँ से अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। आजकल मेरियन की अजीब हरकतें बढ़ती जा रही है। रेमी उसे जितना हो सकता है इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरियन के साथ कोई भी नज़दीकी उसके लिए घिनौनी बात होगी। लेकिन हर रोज़ मेरियन का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उसकी बातें वल्गर होती जा रही है। लगता है जैसे कि मेरियन रेमी के लिए सच में बेकरार है। उसका स्कूल में मन नहीं लगता, अपने दोस्तों से भी उससे बात करना पसंद नहीं। अक्सर अकेले रहती है, जैसे प्यार में हार चुका कोई प्रेमी हो। स्कूल का प्रिंसिपल भी कई दिनों से मेरियन को नोटिस कर रहा है और उसकी समस्या जानने के लिए उससे बातें करता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे कह सकती है। जब मेरियन उसे कुछ भी नहीं बताती तो मेरियन के दोनों लीगल पेरेंट्स को उसे किसी डॉक्टर से चेकअप कराने की सलाह देता है। उसे कोई प्रॉब्लम है या शायद वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही हो। इस उम्र में टीनेजर्स बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। रेमी जानता है कि मेरियन की समस्या कुछ और ही है। डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि मेरियन को किसी खुले जगह में ले जाना उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तब मेरियन का पिता चार्ली उसके लिए एक हिल स्टेशन की टिकट करा देता है। जब रेमी मेरियन को छोड़ने प्लेटफॉर्म आता है, वो उससे कहती है
कि वो उसके साथ ट्रेन के स्लीपर पर सोते हुए जाना चाहती है। उसकी बातें रेमी में जोश भर देती है। वो आज खुद उसे चूमने से नहीं रोक पाता। आज रेमी ने बड़ी गलती कर दी। उसने बुझती हुई चिंगारों को हवा दे दी। मेरियन हिल स्टेशन चली जाती है और इधर दूसरी तरफ रेमी को किराया न भरने की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसे मजबूरन अपने दोस्त निकोलस के घर में रहना पड़ता है। क्रिसमस पर एक दिन मेरियन हिल स्टेशन से निकोलस के घर रेमी को फ़ोन करती है। वो फ़ोन पर रेमी से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे उसके पास आने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है। निकोलस की पत्नी उसे मेरियन से बातें करते हुए सुन सकती है। वो उन दोनों के बीच पैदा बेकरारी को फील भी कर सकती है, इसलिए उसे मेरियन के पास जाने के लिए अपनी कार देती है। रेमी पूरी रात कार चलाते हुए अगले दिन मेरियन से मिलता है और उसे एक होटल में ले जाता है। मेरियन से सोते हुए रेमी कहता है कि मार्टिन की आत्मा को कितना बुरा लग रहा होगा। तब मेरियन कहती है कि वो इस बात से खुश होंगी कि मैंने तुमसे प्यार किया है। पूरा दिन मेरियन के साथ गुजारने के बाद वो वापस लौट जाता है, लेकिन अब जानता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। हालांकि उसने जितना संभव था मेरियन को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली ऐसा नहीं कर पाया। वापस लौटने के बाद रेमी मेरियन को अपने पुराने घर ले जाता है और वो दोनों यहीं रहेंगे। रेमी मार्टिन से मिलने के पहले यही करता है। ये घर टाउन के बाहर होता है, पुराना है पर रेमी का अपना घर है। यहाँ उसने फिर से पियानो बजाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन अब मेरियन के साथ रहते हुए रेमी ने यह साफ कह दिया कि वो दोनों कपल नहीं हो सकते। उसे अपने उम्र के लड़के को डेट करना चाहिए। इस बात पर मेरियन इतना गुस्सा हो जाती है कि अगले दिन ढेर सारे लड़कों को अपने घर में पार्टी के लिए बुला लेती है, जिसमें से वो अपने लिए बेस्ट लड़का चुनती है। इसके बाद उनमें से एक लड़के को डेट भी करती है, पर अगले दिन वो रेमी से कहती है कि वो उस लड़के के साथ डेट तो करती है पर उसे अपने साथ सोने नहीं देती, क्योंकि इसमें केवल उसी का हक है। एक दिन मेरियन के स्कूल फ्रेंड के पार्टी में जहाँ रेमी पियानो बजा रहा है, एक महिला रेमी से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। तब मेरियन उन्हें बीच में ही इंटरप्टेड करती है, ये दिखाने के लिए कि वो उस महिला के लिए खाली नहीं है। उसे उसके सामने होठों पर किस करती है। रेमी नहीं जानता कि वो मेरियन का क्या करे। वो घर में खुद को उसके साथ सोने से नहीं रोक पाता। मेरियन उसे उकसाने के लिए हर संभव उपाय करती है। एक दिन मेरियन का पिता चार्ली उनके घर पहुंचता है। दोपहर का समय था। तब मेरियन और रेमी साथ सो रहे थे। जब रेमी दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर चार्ली है, इसलिए उसे वहाँ से उसे वापस भेजने के लिए कहता है कि मेरियन घर में नहीं है, वो स्कूल गई है। लेकिन इसके बावजूद चार्ली घर के अंदर आ जाता है और चार्ली देख सकता है कि घर में मेरियन भी है। ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी सोकर उठी है। तब रेमी कहता है कि उसे पता नहीं था कि मेरियन स्कूल नहीं गई। उसे लगा था कि वो स्कूल चली गई होगी। आज वो देर से उठा है क्योंकि कल देर से घर लौटा था। पर चार्ली को उन पर शक होने लगा, कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। जब चार्ली कहता है कि क्या वो मेरियन के साथ सोता है, रेमी उस पर उल्टा गुस्सा करता है और कहता है कि वो इतनी घटिया बात कैसे सोच सकता है, ये क्या बकवास है। आजकल मेरियन रेमी की गर्लफ्रेंड की तरह उसके साथ रहा करती है, लेकिन मेरियन भी ये बात जानती है कि उनके बीच रिलेशन सोसाइटी को मंजूर नहीं होगा। आज नहीं तो कल उन्हें अलग होना ही होगा। एक दिन मेरियन को बेबी सिटिंग के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस बच्ची की वो बेबी सिटिंग करती है उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए मदद के लिए वो रेमी को बुलाती है। देर रात जब उस लड़की की माँ घर आती है, रेमी और मेरियन को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। इस महिला का नाम शार्लेट होता है। वो एक प्रोफेशनल पियानो प्लेयर होती है, कॉन्सर्ट में पियानो बजाया करती है और एक अच्छी महिला भी होती है। अगले दिन रेमी उस बच्ची का हाल जानने के बहाने से शार्लेट से मिलता है। कल रात शार्लेट से बात करने पर वो भी किसी रिलेशन के लिए बेकरार जान पड़ती थी। शार्लेट भी एक सिंगल मदर होती है और अपनी ज़िंदगी में किसी को चाहती है। उस शाम रेमी काफ़ी देर तक शार्लेट के घर में बिताता है और जब वापस अपने घर लौटता है, मेरियन समझ जाती है कि उसके और शार्लेट के बीच कुछ मरमरा है। वो उदास होती है क्योंकि वो देख सकती है कि रेमी उसे छोड़कर जाने वाला है। इसलिए उससे कहती है कि वो कब तक स्टेप फादर बनकर रहेगा। उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वो उसे एक बच्चा दे सकती है, लेकिन रेमी मेरियन को छोड़कर शार्लेट के पास जाना चाहता है और उसके जाने से पहले मेरियन कहती है कि वो उसे एक शर्त पर शार्लेट के पास जाने देगी, अगर वो उसे वादा करे कि वो कभी भी उससे मिलने आ सकती है और उसे खुद से दूर नहीं करेगा। इसके बाद फाइनली रेमी शार्लेट से शादी करता है और जैसा कि मेरियन ने कहा था कि वो बीच बीच में उससे मिलने आती रहेगी, वो कई मौके पर शार्लेट के घर भी आया करती है। रेमी का शार्लेट के साथ रिलेशन तब तक खतरे से भरा है जब तक इससे मेरियन का सीन मौजूद है। इसी उम्मीद में उनका राज हमेशा दबा रहता है।
और जो कुछ चल रहा है बिना खुलते चलता रहेगा। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। 2 घंटे की ये फिल्म 1981 में आई थी। IMDb पर फिल्म को 7 की रेटिंग मिली है और फिल्म को डायरेक्ट किया है बर्ट्रैंड ब्लेयर ने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।